तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के हरदोई के एक एटीएम में हुई चोरी की वारदात सुर्खियों में आ गई। दरअसल आरोप है कि वहां एक लड़का मशीन में स्टिकर लगाकर लोगों के पैसे चुरा लेता था। कहा जा रहा है कि वो अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर चुका है। पूरा मामला सीसीटीवी जांच में खुला। बताया गया कि ये लड़का एटीएम मशीन के डिस्पेंसर यानी जहां से पैसा निकलता था वहां पर स्टिकर लगा देता था। ऐसे में जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता तो वो पिन डालकर पैसे का इंतजार करता रहता था। जब उसे वो जगह नहीं दिखाई देती जहां से पैसे निकलते हैं तो ग्राहक वहां से निकल जाता था। लेकिन तभी आरोपी लड़का एटीएम में आकर वहां चिपकाए गए अपने स्टिकर को हटाकर पैसे चुरा लेता था, क्योंकि ग्राहक के पैसे मशीन से बाहर निकल आते थे और स्टिकर में चिपक जाते थे। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कानपुर में ज्योतिषी के घर पर हुई लूटपाट के मामले में एक नया मोड़ आ गया। पुलिस ने आरोपी चोरों के साथ चोरी की शिकायत करने वाले ज्योतिषी को भी पकड़ लिया। पूरे मामले का खुलासा नोटों की रील्स बनाने पर हुआ। दरअसल पुलिस का दावा है कि इस ज्योतिषी के घर पर 2 नाबालिग अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे, लेकिन ज्योतिषी ने डरा धमकाकर इनके साथ गलत काम किया। फिर वो सो गया, लेकिन आरोपी नाबालिगों ने ज्योतिषी से बदला लेने के लिए वहां लूटपाट की और भाग गए। वहीं ज्योतिषी जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उससे लूटपाट हो गई है। ऐसे में उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। वहीं लूटपाट करने वाले आरोपियों ने एक होटल पहुंचकर नोटों की गड्डी बिस्तर पर बिछाकर रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फिर पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसने आरोपियों को पकड़ा। इसके बाद ज्योतिषी और नोटों की रील्स के कनेक्शन का पूरा मामला खुल गया। झारखंड के जमशेदपुर में एलिफेंट सेंचुरी दलमा में एक हथिनी का 17वां जन्मदिन मनाया गया। इसके लिए बाकायदा वहां केक काटा गया। हालांकि ये रजनी के जन्म का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन वो घायल हालत में मिली थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर डॉक्टरों की मेहनत से उसे नया जीवन दान मिला। ऐसे में इसी दिन को बर्थडे के रूप में मनाया जाने लगा। वन विभाग के मुताबिक इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है कि जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो जंगली जानवर का क्यों नहीं। वहीं इस तरह के आयोजन से लोग भी जंगली जानवरों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के एक मंदिर में घुसे बाघ का वीडियो वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि मंदिर के टिन के शेड के ऊपर बाघ है और शेड के नीचे भक्त खड़े हैं। जैसे ही लोगों को ऊपर बाघ के होने की जानकारी मिली तो वो हैरान रह गए। फिर कुछ देर तक सभी लोग वहां सांस रोके खड़े रहे। इसके बाद ये बाघ नीचे उतरा और जंगल की ओर चला गया, जिस पर लोगों ने राहत की सांस ली। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर त्योहारों के मौसम में दिल की हिफाजत से जुड़ी है। नवरात्रि करीब है। गुजरात में गरबा पंडालों को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही डांस प्रैक्टिस जारी है। लेकिन डांस प्रैक्टिस करते हुए 2 नौजवानों की हार्ट अटैक से जान चली गई। पिछले करीब 2 वर्षों में हार्ट अटैक से युवाओं की मौत के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे ज्यादातर मामले एक्सरसाइज या डांस के दौरान हुए हैं। इसलिए गरबा के दौरान ज्यादा सावधानी जरूरी है। दिल का ख्याल रखने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। फिजा में गरबा के रंग और मस्ती की धुन पर थिरकते कदम। लेकिन अचानक तस्वीर बदल जाती है। सूरत में 26 साल का लड़का राज मोदी गरबा की तैयारियों में मगन था। डांस की प्रैक्टिस चल रही थी कि अचानक उसके सीने में दर्द उठा। दर्द इतना था कि वो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन फानन में साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। राज मोदी को बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक के बाद राज मोदी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मेरे सोसाइटी में मेरे फ्रेंड का लड़का है जो 26 साल का है। कल रात को उसको गरबा खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए गया था और वहां पे उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे वो एक्सपायर हो गया। कोरोना काल के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब डांस करते या खेलते हुए कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। इसे देखते हुए डॉक्टर्स दिल के मामले में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं।
गुजरात में त्योहार अभी शुरू नहीं हुए और तैयारियों के दौरान ही 2 ऐसे केस सामने आ चुके हैं, इसलिए गरबा खेलते हुए सतर्क रहना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं डांस करते हुए हार्ट अटैक क्यों आता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बीमारी की वजह से होता है, जिसपे दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं और हार्ट में खून पंप करना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति जब अचानक ज्यादा व्यायाम या डांस करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी दिल अचानक काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंगों तक सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। ब्रेन में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए गुजरात में गरबा की प्रैक्टिस करते पिछले दिनों चिराग परमार की भी मौत हो गई। जूनागढ़ में डांस करते हुए चिराग को पहले चक्कर आया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यकीनन गरबा की प्रैक्टिस के दौरान 2 नौजवानों की मौत के बाद चिंता स्वाभाविक है। गरबा समितियां भी ऐसी घटनाओं के बाद अलर्ट हो गई हैं और उत्सव के साथ पंडालों में हार्ट अटैक के मामलों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। इतनी बड़ी जगह पे इतने सारे लोग आते हैं तो उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो उसको फाइट करने के लिए हम लोगों ने आईसीयू बेस्ड एम्बुलेंस रेडी रखे हुए, प्लस वेल मेंटेन डॉक्टर जो अभी हार्ट अटैक का बोल रहे हो तो पंपिंग जो कर सकते हैं उस टाइप के वेल मेंटेन डॉक्टर स्टाफ पूरा हम लोग हायर करते हैं। ऑलरेडी वो 5 साल से करते हैं। नवरात्रि में गरबा के दौरान हार्ट अटैक से उत्सव का रंग फीका न पड़े, इसकी तैयारियां बड़ोदरा और गुजरात के दूसरे इलाकों में भी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है लोग खुद भी सतर्क रहें। जिस रफ्तार से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए डांस करने की धुन में दिल को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में भी युवाओं में हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। मुंबई में 19 साल से लेकर 30 साल के लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये आंकड़ा बेहद ही ज्यादा भयावह है, क्योंकि मुंबई में लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी होती है, एक तरफ जो लोग अपने घर में काम करते हैं वो होता है, वहीं दूसरी ओर लंबा लंबा ट्रैवल टाइम होता है जहां पर लोग खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ना ही एक्सरसाइज कर पाते हैं। बीएमसी द्वारा इस आंकड़े में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 17,000 मौतें पिछले साल हुई हैं, जो कि सर्वे में सामने आई है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि हृदय रोग के मामलों में कमी आए और उसके लिए अलग अलग कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले यकीनन चिंता का सबब हैं। कहने की जरूरत नहीं कि पहले से ज्यादा दिल का ख्याल रखने की जरूरत है, खासकर त्योहारों के सीजन में। मौज मस्ती के आलम में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, वडोदरा से दिग्विजय पाठक और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डांस के दौरान दिल क्यों धोखा देता है और इसकी हिफाजत कैसे की जाए, इसे हमने समझा डॉक्टर गौतम भंसाली से। कोविड के बाद के टाइम से या ड्यूरिंग कोविड ओनली लोगों में एक अलग टाइप से हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सरसाइज या जिम नहीं है, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर जिमिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से प्लस डाइट भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे, या कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड डाइट ज्यादा होने लगी है। बैलेंस डाइट बिल्कुल भी नहीं है। प्लस मुंबई की जो लाइफस्टाइल है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, वर्कॉलिक टाइप का नेचर यहाँ लोगों का रहता है, बिकॉज कम्यूटिंग का प्रॉब्लम होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम रहती है या बहुत डिस्टेंस होती है। बाकी शहरों का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहाँ पे लोग लंच के लिए घर पे जाते हैं, लेकिन मुंबई में ये कोई चीज नहीं है। मुंबई में लोग डब्बा सिस्टम रखते हैं, या डब्बा लेकर अगर नहीं आ पाते हैं तो आसपास नीचे कैफेटेरिया कैंटीन में जाते हैं, और जनरली जंक फूड वगैरह, कॉफी, ये इस सब चीजों का ज्यादा चलन रहता है। प्लस एक जो स्लीप डिसऑर्डर है वो मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा है। साउंड स्लीप लोगों की नहीं है, और स्ट्रेस फैक्टर डेफिनेटली है। तो ये सब सारी चीजें मिलकर एक कुमुलेटिव फैक्टर बनता है लोगों को हार्ट डिजीज को एक्सिजेट करने के लिए, बढ़ने के लिए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली काफी यंग पेशेंट है, जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल के लोग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं।
बीजेपी और कांग्रेस में तेज हो गई पोस्टर और प्रदर्शन की ओर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखना होगा। अब इस केस की सुनवाई अगले साल जनवरी में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बेटियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब एक बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले माता पिता को 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले इसके तहत 35,000 रुपए मिलते थे। साथ ही 2 लड़कियों के बाद एक और बच्चा न पैदा करने का फैसला करने वाले परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एनसीपी के नाम और चिन्ह मामले में शरद पवार दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले उनके भतीजे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल किया। अजित पवार के मुताबिक 53 में से 42 विधायक और 9 में से 6 एमएलसी उनके समर्थन में हैं। नोबेल के शांति पुरस्कार का भी ऐलान कर दिया गया। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ये सम्मान मिला। वो अभी जेल में बंद हैं और लंबे वक्त से ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। नरगिस ने 31 साल जेल में बिताए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी जजों के लिए टेक्नोलॉजी को जरूरी बताया। उन्होंने कई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वर्चुअल सुनवाई या हाइब्रिड मोड में सुनवाई नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजीआई ने कहा कि अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको टेक्नो फ्रेंडली होना होगा। सीजीआई के मुताबिक टेक्नोलॉजी अब पसंद का विषय नहीं है और ये कानून की किताबों की तरह ही जरूरी है। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव पटना में क्रिकेट खेलते नजर आए। दरअसल पटना जू के 50 साल पूरा होने पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना जू और पटना डिवीजन की टीमों के बीच ये मुकाबला हुआ। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सियासी गलियारे में आज सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या शराब घोटाले में संजय सिंह पर शिकंजा कसने वाला है। उनके करीबियों को आमने सामने बिठाकर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। इससे क्या निकलता है ये तो 4 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। लगातार केजरीवाल सरकार की ईमानदार छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में ये जो सियासी घमासान है वो क्यों है, इसे समझना आसान है। ठीक सामने चुनाव है, जिसके लिए केजरीवाल के पास ईमानदारी का दांव है और बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों से इस दावे की हवा निकालना चाहती है। अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ। आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी ने बीजेपी के हाथ में मुद्दा थमा दिया है। नजरें इस बात पर टिकी है कि ईडी की जांच से क्या निकलता है। जांच एजेंसी ने आमने सामने बिठाकर संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को बुलाया। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। सर्वेश सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और संजय सिंह के पोस्ट शेयर करते हैं। इसी तरह विवेक त्यागी संजय सिंह की टीम का अहम हिस्सा हैं
और इनके पास हापुड़ में आपके जिला प्रभारी की जिम्मेदारी है। दोनों पर संजय सिंह के लिए पैसे लेने का आरोप है। बीजेपी का भी सीधा सवाल है कि विवेक त्यागी का दिल्ली के शराब कारोबारी से कनेक्शन कैसे बना। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, कैसे उसके बिजनेस का हिस्सेदार बना, इसके लिए कौन सी डील हुई और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक उनकी एक्सेस हो गई। किस तरह से लगातार जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है, जो पार्टियां मोदी जी के विपक्ष में खड़ी होती हैं, जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, उन पर लगातार चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। शराब घोटाले में अगर संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इससे पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी छवि को नुकसान पहुंचेगा, जो चुनाव में भारी पड़ सकता है। केजरीवाल की एक परेशानी और है, इंडिया गठबंधन के तमाम दल संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक खुलकर साथ नहीं आए हैं। असल में कुछ दिन पहले ही पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी है। Basically, they are scared. That is why they are doing all this type of intimidation against the leaders of oppositions. We are totally against it. Meanwhile, one thing also I would like to remind, this should be applicable to everybody. This should be applicable to everybody. Because we don't misuse the agencies, whether it is state or center, don't misuse it. Because we have a bad experience in Punjab, that also should be taken in note. राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। ईडी कस्टडी में संजय सिंह से 10 अक्टूबर तक पूछताछ होनी है। आसार हैं कि इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 364 अंक चढ़कर 65,996 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 108 अंकों की तेजी रही। ये 19,653 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव चढ़ा। सोना 50 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 57,400 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में 400 रुपए की गिरावट रही। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 70,900 रुपए हुई। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब ब्याज दर 6.5% ही बना रहेगा, यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आरबीआई ने आखिरी बार इसी साल फरवरी में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस साल अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर में हुई मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.4% बरकरार रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले अगस्त में हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में यह अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.4% किया गया था। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने सितंबर में महंगाई में कमी आने की उम्मीद जताई है। आरबीआई की एमपीसी की इस बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। टाटा मोटर्स ने न्यू जनरेशन सफारी और हैरियर कार की बुकिंग शुरू कर दी है। इन दोनों कारों के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर प्री बुकिंग की जा सकती है।
टाटा मोटर्स ने अपकमिंग हैरियर और सफारी के टीजर जारी किए हैं। इनमें दोनों की डिटेल्स शो की गई हैं। यामाहा ने भारत में नया MotoGP एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है। यामाहा की इस नई एरोक्स 155 मॉन्स्टर एनर्जी MotoGP एडिशन स्कूटर की कीमत 1.48 लाख रुपए है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है। इस पद के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा चुनाव से पहले फ्रीबीज यानी कि मुफ्त में दी जाने वाली चीजों और सेवाओं के वादों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी बांटे जाने पर सख्त रवैया दिखाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही चुनाव वाले राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने फ्रीबीज मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज बांटी जा रही है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए टैक्स देने वालों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। भट्टूलाल जैन की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि चुनाव से पहले सरकार की ओर से कैश बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता और ऐसा हर बार हो रहा है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर ही पड़ता है। याचिका में ऐसे सियासी दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की गई है जो चुनाव के दौरान या बाद में फ्री में चीजें देते हैं। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को पहले से चल रही फ्रीबीज से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है, जिनकी सुनवाई अब एक साथ होगी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे नियंत्रित करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। फ्रीबीज का मुद्दा दशकों पुराना है। देश के कई राज्यों में सरकार बनाने से पहले और सरकार बनने के बाद पार्टियों की तरफ से लोगों को मुफ्त में चीजें और सेवाएं दी गई हैं। जाहिर है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है। ऐसे में हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। चुनाव से पहले फ्रीबीज चुनाव पर कितना असर डालता है? चुनाव पे असर डालती है। पूरे भारत में कोई भी पब्लिक है, वो जो जनता है वो फ्रीबीज के चक्कर में किसी भी नेता को वोट दे देती है, जो कि गलत है। वो सही नेता नहीं चुन पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। पूरे भारत में ये जो फ्रीबीज है वो एक लिमिट में ही होनी चाहिए। अननेसेसरी कोई भी चीज फ्री में जनता को नहीं मिलनी चाहिए। जनता को अपने मेहनत से अपना कमाना और खाना चाहिए। लास्ट 5-10 साल के जो चुनाव आए उसमें फ्री पॉलिटिकल कल्चर एक बहुत मायने रखता है। ये चीज रेवड़ी बाजार उसको बोलते हैं और फ्री के चक्कर में वोटर्स को लुभाने के लिए जो स्कीमें लाई जाती है वो एक हद तक ठीक है, एक हद तक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लेना चाहिए। वोटर को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ फ्रीबीज का ही आप प्रोपागेंडा करोगे वो तो गलत है ना। उनका पर्सनल जो रोटी कपड़ा मकान उसका तो बेसिक जो है वो तो नीड पूरी नहीं हो रही। फ्री बेस के सिर्फ बैनर लगा रहे हैं और जस्ट उसका प्रोपागेंडा हो रहा है जस्ट वोटर को लुभाने के लिए और अपनी सरकार को फीस स्थापित करने के लिए। शराब भी बढ़ती है, मतलब इलेक्शन से एकदम एक दिन पहले रात को, और भी पैसे वगैरह भी कैश वगैरह भी बढ़ता है। तो इट इज रॉन्ग, बहुत गलत है। पार्टियां जो करती हैं चाहे कोई भी पार्टी हो तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बिल्कुल नहीं सिर्फ वोट लेने के लुभाने के लिए ये सब तरीके हैं। ये सब एकदम बंद हो जाना चाहिए। बहुत असर डालता है लोगों के दिमाग पे। लोग उतना समझ नहीं पाते आगे की बातों को और बस वो प्रेजेंट चीजों को देखते हुए अपने दिमाग में एक इमेजिंग कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जाके वोट डाले आते हैं, जो ये गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। इससे बहुत असर पड़ता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये फ्री की रेवड़ियां जो है इनके कारण वोट बैंक तो जरूर प्रभावित होता है। जो मेन मुद्दा है जैसे रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया और विकास हो गया, ये सब उससे प्रभावित होता है और लोग फ्रीबीज के चक्कर में उस पार्टी को वोट करने। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। जी हां, मेट्रो के लिए अब व्हाट्सएप से भी मिलेगा टिकट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। अब लोग दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों में यात्रा करने के लिए व्हाट्सएप के जरिए भी टिकट खरीद पाएंगे। अभी तक ये सुविधा सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही थी, यानी अब मोबाइल के जरिए ही वो एंट्री कर पाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि लोगों को अब मेट्रो का टोकन या कार्ड अपने साथ नहीं रखना पड़ेगा।
नवी मुंबई में पुलिस ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि लोग साइबर क्राइम को लेकर सचेत हो सकें। इस पर वहां एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अभिनेत्री पूजा हेगड़े और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। टीम ने जीता है गोल्ड। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। बीमार शुभमन गिल को लेकर राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में उनके खेलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि हो सकता है कि डेंगू की वजह से वो पहले 2 मैच ना खेलें। वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच के लिए इंग्लैंड की टीम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच गई। उसका अगला मैच बांग्लादेश के साथ मंगलवार को होगा। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश की टीम कल अपना पहला मैच इसी मैदान पर अफगानिस्तान के साथ खेलेगी। भारतीय टी20 टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में एंट्री कर ली। उसने सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। अब भारत का फाइनल मुकाबला शनिवार को सुबह 11:30 बजे अफगानिस्तान के साथ होगा। अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। भारत एशियन गेम्स की मेडल टैली में चौथे स्थान पर बना हुआ है। उसके 22 गोल्ड समेत कुल 95 मेडल हो गए। अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत कम से कम 100 पदकों का आंकड़ा छू लेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। इसी के साथ उसने पेरिस ओलंपिक के लिए भी जगह बना ली। मुकाबले में भारत ने जापान को 5-1 से शिकस्त दी। वहीं एचएस प्रणय ने भारत को 1982 के बाद बैडमिंटन में मेंस सिंगल में पहला मेडल दिलाया। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।